वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये इस चैप्टर के हवाले से हमारी थर्ड पार्ट वीडियो होगी। जबकि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कवर किया था, जबकि सेकंड पार्ट के अंदर 6 और 7 क्वेश्चन को कवर किया था और इस पार्ट के अंदर हम लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स 2.6, 2.7 और 2.8, 2.9 और 10 को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2.8 हमारे पास है। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि क्रिकेट बॉल है जिसको वर्टिकली हिट किया गया है और वो वापस आती है 6 सेकंड के बाद, यानी ये है कि उसके आने और जाने का वक्त जो टोटल वक्त है वो हमारे पास 6 सेकंड है। तो नंबर 1 ये वो पूछता है वो हमसे कि उसने कितनी मैक्सिमम हाइट तक जो है वो रीच किया है, कितनी ऊपर तक वो जो है वो ऊपर तक गई है। और दूसरी चीज़ वो डिमांड करता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया गया है। तो इसको पहले इसकी डायग्राम के ज़रिए से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखते हैं किस तरह से इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से इसके कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक बॉल को जो है वो ये हमारे पास बॉल है जिसको एक बैट के ज़रिए से हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। तो जैसे इसको हिट किया जाएगा, जैसे ये यहाँ से निकलेगी ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। एक तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा ये है कि जितना ये ऊपर तक जाएगी ऐसा-ऐसा इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जाएगी और एक वक़्त आएगा जहाँ ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगी। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक ब्रीफ शॉट यानी एक शॉर्ट इंस्टेंस के लिए यहाँ पर रुकेगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। उसके बाद ये दोबारा से नीचे की तरफ आएगी। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जिस वक़्त ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, ये इसके जाने का जो है वो टाइम ये लेगी, जितना ये टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, जितना ये लेगी वो उसको हम t1 से रिप्रेज़ेंट कर लेते हैं। इसी तरीके से जब ये वापस आएगी तो उसके आने का जो नीचे तक रीच करने का जो टाइम होगा उसको हम t2 से रिप्रेज़ेंट कर लेते हैं। तो टोटल टाइम जो हमारे पास इसके आने और जाने का जो होगा उसको t1 प्लस t2 से हम उसको सम करेंगे, तो वो हमारे पास ये t1 जो है वो हमारे पास 3 सेकंड होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास वापस आने का वक्त है वो भी क्या होगा, 3 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि आने और जाने का वक्त जो है वो सेम होगा और टोटल टाइम जो है हमें दिया गया है वो है 6 सेकंड है। ठीक है? वापस आने आने और जाने का जो हमें दिया गया है स्टेटमेंट के मुताबिक वो 6 सेकंड है। तो अगर 2 पर उसको डिवाइड करें, आने और जाने का वक्त हमारे पास क्लियर हो जाएगा। t1 जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 3 सेकंड आ जाएगी और इसी तरीके से t2 यानी जो वापस आने का वक्त है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। जबकि टोटल टाइम हमारे पास जो है वो कितना होगा, t से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 + 3 6 सेकंड, जो कि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में पहले से दिया गया है। तो अब एक तो हमने इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है और दूसरा हमने ये मालूम करना है कि जब उसको हिट किया जाएगा तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक रीच करेगी। तो वो हाइट भी बेसिकली हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से इसको हम करेंगे सॉल्यूशन को। क्वेश्चन 2.8 के गिवन डाटा को हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो अरेंज कर लिया है। टाइम टेकन टू रीच अप यानी उसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम दरकार होगा, उसको t1 से हमने रिप्रेजेंट किया है। वो कितना हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो 3 सेकंड होगा और जितना जाने का वक्त लगेगा ज़ाहिर सी बात है उतना ही वापस आने के लिए टाइम जो है वो दरकार होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो t2 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम टेकन टू रीच डाउन, नीचे आने के लिए जितना उसको टाइम लगेगा वो होगा 3 सेकंड। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। उसको t से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन में वैसे स्टेटमेंट के लिहाज से दिया गया है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो t इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2 वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम जो उसको लगेगा आने और जाने में वो होगा 6 सेकंड। अब जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक तो ये है कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, वो कितना उसको टाइम लगेगा, टोटल हाइट उसकी कितनी होगी, एक तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा ये है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जो बॉल जिससे उसको हिट किया गया है वो हमने मालूम करना है। तो ये डाटा हम रखेंगे टू फाइंड के अंदर लिखेंगे इसको। अब इनको मालूम किस तरह से किया जाएगा, किस इक्वेशन की मदद से, किस फार्मूला की मदद से, उसको हम यहाँ पर नीचे अरेंज करेंगे। फार्मूला हमारे पास होगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें तो, और लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि मोशन जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अंडर ग्रेविटी जो है वो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मालूम करनी है, जैसा कि यहाँ पर ये मौजूद है गिवन डाटा टू फाइंड डाटा के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला
बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस्तेमाल करते हुए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर ग्रेविटी ये मोशन है, तो इस लिहाज से इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमारे पास जो होगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी होगी। और यहाँ पर देखें मैंने टी को जो है वो एक नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर इसके साथ एक सुफिक्स मैंने लगाई है टी वन। ये रिप्रेजेंट करती है कि एक तरफ का टाइम जो है वो लिया गया है। तो अब यहाँ पर वी एफ़ की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि आखिरी जो है वो मुकाम पर आखिरी पॉइंट के ऊपर जो है इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। वी आई हमने मालूम करनी है। जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास -10 होगी। जी की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.81 या 10 हम उसको लेते हैं। और अगर ये जो इसकी साइन का जो नोटेशन है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। अगर कोई चीज़ ज़मीन से या अर्थ से दूर की तरफ जा रही होगी, अवे फ्रॉम द अर्थ होगी, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे। और अगर कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही होगी तो हम उसके लिए पॉजिटिव जो है वो इसका साइन लेंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का। और एक तरफ का जो टाइम हमारे पास है वो 3 सेकंड है। तो अब इसको हम अगर अरेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होगा। और अब ये -30 हमारे पास, इसको इक्वालिटी से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू माइनस किया, दूसरी तरफ जाने से ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हमने मालूम करना है। तो उसके लिए जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अंडर ग्रेविटी ही हम उसको लेंगे। तो हाइट जो है वो हमारे पास इक्वल होगी। वैसे तो अगर अंडर ग्रेविटी ना हो, लीनियर एक्सेलरेशन हो, तो यहाँ पर फार्मूले के लिहाज से हमारे पास जो है वो एस होता है। तो यहाँ पर क्योंकि अंडर ग्रेविटी है तो यहाँ पर हमने लिया है एच। एच इज़ इक्वल टू वी आई टी, एक तरफ का टाइम हम लेंगे, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास मोशन है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, क्योंकि हाइट को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। वी आई हमारे पास ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम एक तरफ का जो है वो हमारे पास कितना है, 3 सेकंड है। हाफ जो है वो फार्मूले का 1/2। और जी की वैल्यू क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट के लिहाज से है तो डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है, अवे फ्रॉम द अर्थ है, तो इसकी वैल्यू जो है वो -10 हम लेंगे। और T1 का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि उसकी वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। अब जो वैल्यूज़ अगर कट हो सकती हैं तो उसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। 2 5 द 10 हमारे पास आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा -45। और 30 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90। तो अब अगर हम इसको 90 माइनस 45 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 45। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को भी फाइंड आउट कर लिया कि जो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल होगी वो हमारे पास 45 मीटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? अब यहाँ पर वो कहता है कि एक ट्रेन है जो कि चल रही है, मोशन में है, और उसके ऊपर जो है वो ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, अगर उसकी जो इनिशियल स्पीड है तो वो हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होगा, उसकी स्पीड के अंदर कमी होगी, डिक्रीज़ होगी वो। और वो कितना डिक्रीज़ हुई है, 48 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो आ चुकी है। कितने टाइम के अंदर, 800 मीटर के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि क्योंकि यहाँ स्पीड जो है वो ज़ीरो नहीं हुई कि वो रुक जाए, बल्कि उसके बाद भी जो है वो फ़र्दर मूव करती रहेगी। कब तक, अगर हम फ़र्दर उसके ऊपर ब्रेक जो है वो अगर इसके बाद अप्लाई करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि वो रेस्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पर वो ये कहता है हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मज़ीद ये कि और ब्रेक लगाने पर वो कितना करीब जो है वो यानी रेस्ट में कितनी देर बाद जाके जो है वो रेस्ट में आएगी। अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि जैसे कि स्टेटमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ब्रेक सप्लाई करने से अगर वो रेस्ट में आ जाती है, इट मीन्स कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और यहाँ पर ये कहा गया है अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, यानी जो रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन है उसको हम जो है वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो अब इसको पहले जो है वो एक डायग्राम की मदद से हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम जो है वो ड्रा की है, जिससे ये है कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और इसका कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमें कहा गया था कि एक जो ट्रेन है वो मूव कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो थी वो हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर थी, और उसके ऊपर जो वो यहाँ से ब्रेक सप्लाई करना शुरू किया गया है उसके ऊपर।
तो क्या होगा कि ऐसा ऐसा उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होगी, और वो कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको 2 सेक्शंस के अंदर हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है। इसको मैंने सेक्शन 1 या पार्ट ए, सेक्शन ए या पार्ट ए का नाम दिया है। तो इसमें वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इस सेक्शन के अंदर अगर देखी जाए तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है इस सेक्शन या इस पार्ट की। और इसके दौरान जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है S1 से, जो कि हमारे पास है 800 मीटर। तो इस दौरान जब उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है और इसके ऊपर ब्रेक सप्लाई की गई है, तो ज़ाहिर सी बात है इसके दौरान कोई ना कोई टाइम जो है वो भी कंज्यूम हुआ होगा, टाइम भी जो है वो पास हुआ होगा, गुजरा होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है T1 से। यानी पार्ट ए का जो टाइम इंटरवल है वो कितना होगा, T1 से हमने उसको लेट किया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंटरवल में देखें तो हमारे पास है जो कि जिसको मैंने सेक्शन 2 या सेक्शन या पार्ट बी हमने इसको नाम दिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर इस पार्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि जो है बॉडी हमारे पास एट द एंड जो है वो रेस्ट में आ गई है। और इस दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमारे पास S2 से उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, और इस दौरान जो टाइम इंटरवल जो होगा उसको हमने T2 से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनको समझने में आसानी हो जाएगी अगर हम इनको जो है वो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लें इस तरह से। और जो बड़ी अहम बात है कि उसने ये कहा है कि अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, इट मीन्स कि इसका मतलब ये होगा कि दोनों सेक्शंस के अंदर जो हमारे पास है जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर हमें सेक्शन ए या पार्ट ए का अगर एक्सेलेरेशन हमें पता हो, तो वही एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन हमारे लिए जो है वो सेकंड पार्ट या सेक्शन पार्ट बी का भी वही सेम होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। गिवन डाटा को जो है वो हमने अरेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर सेक्शन ए इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि 96 किलोमीटर पर आवर है, और फाइनल वेलोसिटी सेक्शन ए की हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर है, जबकि अगर हम देखें एसआई यूनिट जो है वेलोसिटी का होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो इसका मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर में अगर हमारे पास वैल्यू हो तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए एक जो है वो आपने वैल्यू ज़हन में रखनी है कि 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एसआई यूनिट में नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी का हमारे पास एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो उसको भी हमने 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से ही जो है वो इसको कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई किया है इस वैल्यू को इसके साथ। तो उससे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो आई है 13.33 मीटर पर सेकंड। अब सेक्शन 1 के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस जो कवर हुआ है, डिस्टेंस S1 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, वो हुआ है हमारे पास 800 मीटर। अब उसके बाद देखेंगे हम सेकंड पार्ट के लिए, सेक्शन पार्ट बी के लिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और उसके दरमियान जो उसने टाइम टाइम इंटरवल लिया है, कितना टाइम उसने लिया है, T2 से उसको रिप्रेजेंट किया, और इसका डिस्टेंस हमारे पास जो है वो S2 से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पर सेक्शन बी के लिए देख लेते हैं। इसमें सेक्शन बी में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई से इसको रिप्रेजेंट किया, वही सेम केस के जैसे कि यहाँ पर एसआई यूनिट में उसकी कन्वर्जन हम करेंगे, और करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट में आ चुकी होगी, एट लास्ट आखिरकार वो रेस्ट में आ चुकी होगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने फाइंड ये करना है कि डिस्टेंस जो टोटल उसने जो है वो ट्रैवल किया है, एक तो वो फाइंड आउट हमें करना होगा। उसके अलावा ये है कि और टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो भी निकालनी होगी, जो कि यहाँ पर रिटार्डेशन होगा यानी नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर टू फाइंड में जो है वो मैंने अरेंज कर लिया है। एक तो डिस्टेंस S1 जो है वो सेक्शन पार्ट 1 का या पार्ट ए का हमें पता है पहले से ऑलरेडी, वो स्टेटमेंट में भी गिवन है 800 मीटर। तो S2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ताकि S1 और S2 दोनों ही हमारे पास आ जाए, इनको प्लस करने से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो और दूसरा ये है कि S2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सेलेरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है वो दोनों के लिए क्या है, दोनों सेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये स्टेटमेंट में ये बात जो है वो लिखी गई है। अब इसको देख लेते हैं नीचे। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम जो हमारे पास है वो है 2as
इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और यहाँ पर एस वन जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये हम सेक्शन वन के लिए या सेक्शन पार्ट ए के लिए हम जो इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमने सेक्शन पार्ट ए का लिखना है। तो एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है 800, इसकी वैल्यू आ जाएगी वी एफ स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो वैल्यू सेक्शन पार्ट ए की जो हमें बताई गई हैं वो यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी हैं। इनको जैसे कि ऐसे यूनिट में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया है, वी एफ स्क्वायर की जगह यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट किया, वी आई की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट किया, और इनका स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इसी तरीके से इसका स्क्वायर लेने से ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और अब 800 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको बिल्कुल हमने सेपरेट करना है। और बाकी वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1600 आ जाएगा। बोथ साइड हम इससे 1600 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। इनको माइनस करने के बाद 1600 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसका नेगेटिव एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन होगा। और स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इसको जो है वो दोनों ही सेक्शन या दोनों ही पार्ट के लिए कांस्टेंट रखना है। रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है। इसके बाद जो है वो हम टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास S2 डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, ताकि S1 प्लस S2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन के हवाले से वजाहत के तौर पर यहाँ पर ये बात लिख दी है, और ये आप पेपर में भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नेगेटिव एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन इज सेम, और ये स्टेटमेंट में हमें कहा गया है नेगेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही सेम होगा। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम डिस्टेंस S2 को फाइंड आउट कर सकें। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सेम इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू आ चुकी है, जबकि S2 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। 2 है जो है वो फार्मूले का है, और v की, क्योंकि वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, क्योंकि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में आ चुकी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हम लेंगे वो 0 होगी। जबकि वी आई की वैल्यू जो है वो उस सेक्शन के लिए, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, इसकी फाइनल वेलोसिटी सेक्शन पार्ट बी के लिए 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इस सेक्शन के लिए 48 किलोमीटर पर आवर होगी, जिसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 13.33 मीटर पर सेकंड आई थी। तो उन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। उसके बाद इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे 13.33 का, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। उसके बाद इसको जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय दिस को हमने क्या किया, यहाँ ये टोटल जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जो है वो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इनको आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0.66 आएगा, और ये माइनस का साइन जो बाहर निकालने से दोनों साइन जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो सेम साइन जो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो सकते हैं। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। जब इसको इस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस जो होगा सेक्शन पार्ट बी का, वो हमारे पास आ जाएगा 266.93 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि ब्रेक सप्लाई करने के बाद फर्दर जो है वो 800 के बाद वो फर्दर कितना ट्रैवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है रुकने तक या रेस्ट में आने तक, तो वो हमारे पास जो है वो S2 से उसको हमने रिप्रेजेंट किया था, तो वो इतना डिस्टेंस होगा। और अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है पार्ट ए और बी के अंदर, तो S1 और S2 को हम क्या कर देते, प्लस कर देते। लेकिन क्योंकि यहीं तक हमसे पूछा गया, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2.10 को, जो कि इसी न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट से रिलेटेड ही है। इसी की मज़ीद वजाहत के हवाले से उसने कुछ और क्वेश्चन किया है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 2.10। इसमें वो कहता है, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स की एप्लीकेशन के बाद, यानी ब्रेक सप्लाई करने के बाद उसने टोटल टाइम कितना लिया है। तो बिल्कुल वही न्यूमेरिकल का हमने जो है वो उनकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। उसकी डायग्राम को हम दोबारा से देखते हैं। अब ये दोबारा से हम 2.9 न्यूमेरिकल जो हमारे पास है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इस डायग्राम को हम देखेंगे। अब फ़र्क सिर्फ ये आ जाएगा कि पहले जो न्यूमेरिकल हमारे पास था उसकी स्टेटमेंट में हमसे जो है वो डिस्टेंस के हवाले से पूछा गया था, जबकि अब हमसे जो है वो टाइम के हवाले से पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो उसके ऊपर जो है वो ब्रेक सप्लाई करना शुरू की गई हैं, जब उसकी स्पीड हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर थी, और टोटल जो उसने रेस्ट में आने तक जो डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ है, वो यहाँ पर जबकि वो रेस्ट में आ गई थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी सेकंड पार्ट या सेक्शन पार्ट बी के अंदर
जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो इन टोटल दोनों सेक्शंस के अंदर जो है उसने टाइम कितना लिया, तो टाइम इंटरवल इन सेक्शन पार्ट ए के अंदर जो है वो T1 से उसको रिप्रेजेंट किया हमने, और सेक्शन पार्ट बी के अंदर जो है उसको T2 से रिप्रेजेंट किया है। तो टोटल कितना टाइम इंटरवल उसको लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, तो वो T1 और T2 अगर हमारे पास आ जाए, इनकी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट कर लें, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास टोटल टाइम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के बाद जितना टाइम लगा होगा वो हमारे पास आ जाएगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए जो है वो डाटा मैंने यहाँ पर अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.9 का रेफरेंस लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टू फाइंड हमने क्या करना है, तो टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम उसको लगा होगा एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी ब्रेक को अप्लाई करने के बाद वो दोनों इंटरवल का जितना टाइम हमारे पास होगा, उसके लिहाज से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों के टाइम इंटरवल का जो टाइम हमारे पास होगा, जो कि मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ, T1 T2, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ सकता है। तो T1 और T2 को कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो जो टोटल टाइम जो इससे ट्रेन ने जो है वो रेस्ट में आने तक लिया है उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस S1 या सेक्शन पार्ट ए का जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसके लिए कितना टाइम उसने लिया है। टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस S2, उसको T2 से हमने रिप्रेजेंट किया है, और टोटल टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर सेक्शन ए या सेक्शन पार्ट ए, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास गिवन है, जबकि टाइम की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यूज़ जो हमारे पास 2.9 के अंदर हमने कैलकुलेट की थी उन्हीं को यहाँ पर पुट करेंगे, 13.33, और वी आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर 26.67 प्लस, अब यहाँ पर रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है -0.33, जबकि T1 जो टाइम है सेक्शन पार्ट ए के लिए वो हमने कैलकुलेट करना है। बाकी सब वैल्यूज़ को हम जो है वो इक्वलिटी से दूसरी तरफ ले जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर प्लस है तो दूसरी तरफ जाने से ये नेगेटिव साइन में आ जाएगी। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, इसको जाकर जो है वो दूसरी तरफ हम ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साइन को जो है वो कैंसिल कर देंगे। इनको डिवाइड करने से जो हमारे पास T1 टाइम जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 40.4 सेकंड होगा। इसी तरीके से सेक्शन बी के लिए जो है वो हम यहाँ से टाइम इंटरवल जो टाइम वो लेगी उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। वी एफ की वैल्यू क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास 0 होगी, वी आई की वैल्यू 13.33, जबकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, जो कि हमने जो है वो 2.9 न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन से यहाँ पर लिखी है, जबकि T2 जो हमारे पास जिसको हमने कैलकुलेट करना है वो हम सेपरेट रखेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू जो हमारे पास है ये इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ जो है वो इससे यानी -0.33 से हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ताकि T2 को जो है वो बिल्कुल क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। उसके बाद इनको कैंसिल आउट करने के बाद ये साइन जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम इंटरवल आएगा सेकंड पार्ट या सेक्शन पार्ट 2 के अंदर, सेक्शन पार्ट बी के अंदर 40 सेकंड आएगा। तो टोटल टाइम जो है वो हमारे पास इक्वल होगा T1 प्लस T2, दोनों इंटरवल के जो सेक्शन पार्ट के हमारे पास टाइम, उन दोनों को प्लस कर देंगे हम। तो हमारे पास T1 प्लस T2 करने से हमारे पास जो टोटल टाइम T जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद होगा वो अप्रॉक्सीमेटली बुक के आंसर के लिहाज से वो 80 सेकेंड होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।